हेलो स्टूडेंट्स। झुंपा लाहिरी की कहानियों की एक बहुत ही खास बात है ना? वो हमेशा उन लोगों के बारे में लिखती हैं जो कहीं ना कहीं दो दुनियाओं के बीच में फंस जाते हैं। तो आज हम उनकी ऐसी ही एक बहुत पावरफुल शॉर्ट स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम नरेटर की जर्नी को फॉलो करेंगे, आखिर में स्टोरी के जो मेन थीम्स हैं उन पर बात करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं ऑथर से। देखिए, किसी भी राइटर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनकी लाइफ को समझना, क्योंकि उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वही उनकी राइटिंग में झलकते हैं। और ये हैं झुंपा लाहिरी। तो जैसा मैंने कहा, उनकी अपनी लाइफ स्टोरी उनके कैरेक्टर्स जैसी ही है। वो इंडियन बंगाली हैं, उनका जन्म लंदन में हुआ और अब वो न्यूयॉर्क में रहती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वो 3 अलग अलग कल्चर्स का हिस्सा रही हैं। इंग्लिश में एक टर्म है डायस्पोरा। इसका मतलब होता है वो लोग जो अपने देश से दूर कहीं और बस जाते हैं। झुंपा लाहिरी की कहानियां इसी डायस्पोरा के बारे में है। वो दिखाती हैं कि कैसे इंडियन वैल्यूज और अमेरिकन कल्चर आपस में टकराते हैं। और हाँ, ये स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट उनके पुलित्जर प्राइज जीतने वाले कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज से ली गई है। इससे ही आप उनकी राइटिंग के इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते। चलिए अब स्टोरी के अंदर चलते हैं। हमारे नरेटर का सफर शुरू होता है पहले 2 कॉन्टिनेंट से, इंडिया से इंग्लैंड तक। यहां स्क्रीन पर आप नरेटर की जर्नी का एक टाइमलाइन देख सकते हैं। देखिए, 1964 में वो इंडिया छोड़कर लंदन जाते हैं। वहां वो अगले 5 साल पढ़ाई करते हैं। फिर 1969 में उनकी लाइफ में 2 बड़े बदलाव आते हैं। पहले कलकत्ता में उनकी अरेंज्ड मैरिज होती है और फिर उन्हें अमेरिका में एक जॉब मिल जाती है। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक बेहतर लाइफ की तलाश में सब कुछ पीछे छोड़ देने की कहानी थी। और कहानी शुरू होती है इस लाइन से: I left India in 1964 with a certificate in commerce and the equivalent of $10 to my name. Just imagine, एक कॉमर्स का सर्टिफिकेट और जेब में सिर्फ $10। बस इतना सा लेके वो एक नए देश, एक नए कॉन्टिनेंट में अपनी लाइफ शुरू करने जा रहे थे। आप इससे उनकी हिम्मत का और उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन लंदन में वो बिल्कुल अकेले नहीं थे। वहां उनके जैसे ही बहुत से पेनीलेस बंगाली बैचलर्स का एक पूरा ग्रुप था। सब लोग एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। एक साथ रहना, कमरे शेयर करना, मिलकर एग करी बनाना। पैसों की कमी जरूर थी, पर एक कम्युनिटी थी, एक अपनापन था। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो अमेरिका जाएंगे तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। और अब नरेटर अपनी जर्नी के तीसरे और आखिरी कॉन्टिनेंट अमेरिका पहुंच जाते हैं। और यहां बॉस्टन में उनकी लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिसेस क्रॉफ्ट। अमेरिका उनके लिए कल्चर शॉक जैसा था। देखिए, लंदन में वो 12 बंगाली लड़कों के साथ रहते थे, यहाँ YMCA में बिल्कुल अकेले, वहाँ कम्युनल पॉट्स में एग करी बनती थी, यहाँ हर मील में अकेले बैठकर कॉर्नफ्लेक्स और दूध। छोटी छोटी चीज़ें जैसे दूध की बोतल की जगह कार्टन खरीदना, ब्रिटिश इंग्लिश की जगह अमेरिकन इंग्लिश सुनना, ये सब उन्हें उस अकेलेपन का, उस अजनबीपन का एहसास दिलाता था। और फिर उनकी मुलाकात होती है अपनी लैंडलेडी मिसेस क्रॉफ्ट से, और उनकी पहली बातचीत ही बड़ी अजीब होती है। वो एकदम से उन्हें कमांड देती हैं, लुक अप, फास्ट इन द चेन। उनकी आवाज़ को ग्लैमरस कहा गया है, यानी बहुत ही तेज़ और ज़ोरदार। तो पहली ही मुलाकात में नरेटर को समझ आ जाता है कि ये थोड़ी अजीब और सख्त मिजाज की औरत है। इसके बाद उनके बीच एक अजीब सा नाइटली रिचुअल शुरू हो जाता है। हर रात मिसेस क्रॉफ्ट ये ऐलान करती हैं, देयर्स एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून बॉय। फिर वो पूछती हैं, इज़न्ट दैट स्प्लेंडेड? और नरेटर को मजबूर करती हैं स्प्लेंडेड कहने के लिए। ये देखने में तो बस एक बूढ़ी औरत की सन की आदत लगती है, पर असल में ये उस नए इमिग्रेंट को अमेरिका के कल्चर और प्राइड से जोड़ने का एक तरीका है। और इसी रूटीन से उन दोनों के बीच एक अजीब सा बॉन्ड बनने लगता है। पर मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात अभी आनी बाकी थी, और वो थी उनकी उम्र। 103 साल, 103 ईयर्स ओल्ड। जब नैरेटर को ये पता चलता है तो वो मॉर्टिफाइड हो जाते हैं। मॉर्टिफाइड यानी उन्हें झटका भी लगता है और शर्मिंदगी भी होती है कि वो इतनी बुजुर्ग औरत को इतने कैजुअली ट्रीट कर रहे थे। उसी पल उनके दिल में मिसेस क्रॉफ्ट के लिए एक गहरी इज्जत पैदा हो जाती है। अब कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। नैरेटर की पत्नी माला इंडिया से अमेरिका आ जाती है। लेकिन माला का आना उनके अकेलेपन को खत्म नहीं करता।
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उनकी शादी प्यार की नहीं, ड्यूटी की शादी है, एक अरेंज्ड मैरिज। तो वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर उनके बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ये जो शुरुआती ऑकवर्डनेस है, ये जो दूरी है, ये उनके नए देश में एडजस्ट होने के स्ट्रगल को और भी बढ़ा देती है। फिर एक ऐसा पल आता है जिसे नरेटर याद करते हैं, एक ऐसा मोमेंट जब उनके और माला के बीच की ये दूरी कम होना शुरू हुई, और ये टर्निंग पॉइंट आता है मिसेस क्रॉफ्ट के घर में। ये सीन बहुत ही कमाल का है। जब नरेटर माला को मिसेस क्रॉफ्ट से मिलवाते हैं तो मिसेस क्रॉफ्ट पहले तो माला को अजीब नजरों से देखती हैं, लेकिन फिर अचानक वो कहती हैं, शी इज अ परफेक्ट लेडी। अब आप सोचिए, एक अमेरिकन लैंडलेडी का अप्रूवल एक इंडियन कपल के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उस मोमेंट में मिसेस क्रॉफ्ट उनके लिए सिर्फ एक लैंडलेडी नहीं थी, वो अमेरिका का सिंबल थी। उनका अप्रूवल मिलना जैसे इस नए देश का अप्रूवल मिलना था। और इसी एक सेंटेंस ने नरेटर और माला के बीच की बर्फ को पिघला दिया। तो उस एक मोमेंट के बाद चीजें बदलने लगती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अजनबियों से पार्टनर्स बनने का सफर तय किया। उस दिन के बाद वो दोनों एक कपल की तरह बॉस्टन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये उनका एक तरह का हनीमून था। वो साथ घूमते हैं, इंडियन मसाले जैसे तेज पत्ता और लौंग ढूंढने के लिए दुकानें खोजते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजने के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ कंफर्ट पाने लगते हैं। नरेटर अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और माला उन्हें कंसोल करती है। इस तरह वो एक दूसरे को जानते हैं और एक नया जीवन बनाते हैं। कुछ समय बाद नरेटर को मिसेस क्रॉफ्ट की डेथ की खबर मिलती है, और ये अमेरिका में पहली मौत थी जिसका उन्हें दुख होता है। वो कहते हैं, हर्स वॉज द फर्स्ट लाइफ आई हैड एडमायर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अजीब सी बूढ़ी औरत थी। उनका इस नए देश, इस नए घर अमेरिका से पहला सच्चा कनेक्शन थी। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। सालों बाद नरेटर अपनी इस पूरी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए इस स्टोरी के जो मेन थीम्स हैं उन्हें समझते हैं। इस कहानी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सबसे पहला है एलियनेशन एंड लोनलीनेस, यानी अकेलापन जो नरेटर शुरू में फील करते हैं। दूसरा है कनेक्शन, ये वो रिश्ता है जो वो मिसेस क्रॉफ्ट जैसी एक अनएक्सपेक्टेड इंसान से बनाते हैं। फिर आता है असिमिलेशन, यानी एक नए कल्चर में घुल-मिल जाना पर अपनी आइडेंटिटी को भी बचाए रखना। और आखिर में सबसे बड़ा थीम है द इमिग्रेंट जर्नी, एक आम आदमी का घर से बहुत दूर एक नई जिंदगी बसाने का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर। और कहानी इस जबरदस्त कोट के साथ खत्म होती है। नरेटर कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो हमेशा के लिए हीरोज बन गए, वो चांद पर सिर्फ कुछ घंटे बिता कर आए, लेकिन मैं इस नई दुनिया में लगभग 30 सालों से हूं। वो जानते हैं कि उनका अचीवमेंट बहुत ऑर्डिनरी सा है, पर फिर भी ये उनकी कल्पना से भी परे है। ये लाइन हमें बताती है कि एक इमिग्रेंट का अपनी जिंदगी को एक नए देश में बसाना किसी मून लैंडिंग से कम नहीं है। ये ह्यूमन स्पिरिट की एक जीत है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। What does it truly mean to make a home in a new world? एक नई दुनिया में घर बसाने का असल मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसी और कंटेंट देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।